गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का एनालिसिस डिपेंड करता है आपकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल मशीन की हो गई, लाइक जनरेटर हो गया, मोटर हो गया। तो जनरेटर और मोटर की जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी? वो मैग्नेटिक सर्किट एनालिसिस के ऊपर डिपेंड कर रही है। मैग्नेटिक सर्किट मतलब चुंबकीय सर्किट, मतलब कि एक चुंबक का परिपथ कहते हैं। चुंबकीय सर्किट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके पहले मैंने पिछली क्लास में जो आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ओम का नियम मैंने आपको बताया था। ओम से नियम में क्या डिस्कस किया था कि एक वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स के कारण करंट फ्लो होती है, ठीक है, और वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको ओम एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, जिसके कारण जो V प्रोपोर्शनल I होती है, मतलब कि जो वोल्टेज होता है एक्चुअली I प्रोपोर्शनल ही, मतलब बेसिकली डिपेंडेंट होती है, मतलब एक वैल्यू को चेंज करो तो दूसरी वैल्यू अपने आप चेंज होती है। ठीक है, बट जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो V इक्वल्स टू IR हो जाता है। ठीक है, मतलब V इक्वल्स टू IR का मतलब क्या होता है? R एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने बताया था आपको कि एक वोल्टेज सोर्स होता है, एक करंट होती है और एक रेजिस्टेंस होता है। सेम उसी तरह से मान लीजिए एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स के कारण कोई भी क्वांटिटी है, किसी भी क्वांटिटी को, जैसे कि हम मानते हैं कि एक क्वांटिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लाना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वोल्टेज क्या है? एक प्रकार का आपका फोर्स है। अब उसके बाद अगर वो क्वांटिटी जा रही है, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस हो गई, कोई थिंग्स हो गई, ठीक है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है, तो उसमें फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो उसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है। ठीक है, अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स, जैसे आप चलते हैं तो जब हम चलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है, एक्शन अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर एक वर्क हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी रिएक्शन होगा। इसी अपोजिट फोर्स को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस मतलब जो रजिस्ट करता है, जो रोकता है। जो वोल्टेज के कारण करंट फ्लो होती है तो करंट की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा के। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि फ़ैन आपने देखा होगा, पंखा, फ़ैन जो होता है, फ़ैन में रेगुलेटर लगा होता है। अगर रेगुलेटर को हम 0 नंबर पे करते हैं तो फ़ैन बहुत स्लो चलता है। ठीक है, स्लो चलने का मतलब क्या हो रहा है कि V इंटू आई तो ठीक है फुलफिल हो रही है, लेकिन वहाँ पे स्पीड इतनी नहीं मिल पा रही है। तो स्पीड के कारण क्या हो रही है? स्पीड कैसे आएगी? तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। जब करंट यहाँ से ज़्यादा जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो हम नंबर 1 पे करते हैं तो रेजिस्टेंस मान लीजिए 5 ओम है, नंबर 2 पे करते हैं तो 4 ओम है, 3 ओम है, 1 ओम है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक, सेम। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? वोल्टेज तो कांस्टेंट है। वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है। वोल्टेज मान लीजिए 230 वोल्ट आ रहा है सिंगल फेज का, वो कांस्टेंट है आपका, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, पर फेज वोल्टेज कांस्टेंट है। अब करंट वहाँ जा रही है तो करंट को वेरी किसको कैसे कर रहे हैं? रेगुलेटर को वेरी करके। तो रेगुलेटर क्या एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम जैसे जैसे वेरी करते जाते हैं वैसे करंट भी वेरी करती जाती है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 क्वांटिटी के बारे में बेसिकली डिस्कस किया है, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट और एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम एक सर्किट बनाते हैं क्लोज, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पे दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक एक्टिव एलिमेंट होता है और एक पैसिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं? जो सोर्स होता है, जैसे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, इनको क्या बोलते हैं हम? एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट किसे कहा जाता है? जैसे रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस एक प्रकार का पैसिव एलिमेंट है। और इनकी यूनिट मैंने आपको बताया था, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। करंट को मेजर हम एमीटर से करते हैं, अमीटर। अगर मान लो आपके पास AC करंट है, AC करंट को मेजर करने के लिए हम किस एमीटर का यूज करेंगे? AC। और DC करंट को मेजर करेंगे DC का। AC में क्या होती है? जब एमीटर आप देखोगे
मल्टीमीटर तो ठीक है, मल्टीमीटर में हम एसी के ऊपर, जैसे अगर एसी मेजर करना है तो एसी पे पॉइंट करते हैं, और डीसी मेजर करना है तो डीसी पे पॉइंट करते हैं, ठीक। उसी तरह से वोल्टेज भी, वोल्टेज एसी है तो एसी पे पॉइंट करेंगे, डीसी है तो डीसी पे पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप करंट और वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। अगर करंट और वोल्टेज आपको पता है तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से हम तीनों की वैल्यू मेजर करके एक सर्किट बनाते हैं। मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। आपके घरों में जो कनेक्शन होता है, जो फैन का कनेक्शन है, उसमें आप देखते हो वोल्टेज 230 वोल्ट आ रहा, ठीक है। अब आप जैसे कि सर्किट एनालिसिस, मतलब फैन की बात आप छोड़ दो, एक एलईडी ले लो, ठीक, एलईडी ट्यूबलाइट ले लो, ठीक। तो एलईडी में जो वैल्यू होती है, अगर उसमें इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, इंडक्टर होगा या रेजिस्टेंस होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है, इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस होता है। एक्चुअली इंडक्टर और रजिस्टर एक प्रकार की वैल्यू होती है, सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, एक वस्तु टाइप की चीज़ें होती है, ठीक। और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस उनकी प्रॉपर्टी होती है, विशेषताएं होती है, ठीक। सो जैसे कि रेजिस्टेंस की विशेषता क्या है, रजिस्टर की विशेषता होगी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट का अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको 3 क्वांटिटी मैंने बताई, आप याद रखिएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, आप याद रखिएगा वोल्टेज क्या होता है, और आप याद रखिएगा करंट क्या होता है, और इनको मेजर कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली प्रैक्टिकल एनालिसिस करोगे। अगर किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आपको आइडिया नहीं है कि बैटरी से कितनी करंट जा रही है, मोटर से कितनी करंट जा रही है, मोटर कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है, कितने पावर पे काम कर रहा है, जनरेटर कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है, कितने पावर पे काम कर रहा है, तो आप अच्छे टेक्नीशियन या अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते हो। तो इसलिए आपको बेसिक एनालिसिस में, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल की एनालिसिस की क्लास थी, उसको आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम वोल्टेज, करंट, उसकी स्टार्टिंग में चार्ज के बारे में आपको बताया था, पावर के बारे में आपको बताया है। इस तरह से बेसिक चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है। अब मैग्नेटिक सर्किट मतलब क्या होती है कि जैसे कि जिसमें जहाँ पे हम वोल्टेज यूज कर रहे हैं, वोल्टेज के प्लेस पे क्या होगा, एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहा जाता है, ईएमएफ करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। किसको, वोल्टेज को हम ईएमएफ करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो वोल्टेज के प्लेस पे क्या आ जाता है, आपका एमएमएफ आता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या आता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स आता है। अब इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण क्या फ्लो करेगी मैग्नेटिक सर्किट में, फ्लक्स। क्या फ्लो करती है, फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होती है जिस तरह से, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में आपकी फ्लक्स फ्लो होती है, ठीक है, फ्लक्स फ्लो होती है। तो हमने दो क्वांटिटी के बारे में आपको पता चला। एक होती है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको वोल्टेज कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। एमएमएफ होती है मैग्नेटिक सर्किट में, इसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। दोनों का काम होता है फोर्स की तरह काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, करंट फ्लो कराता है, और मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपका फ्लक्स को फ्लो कराता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट का अपोज कर रहा था, वो क्या कर रहा था, आपका रेजिस्टेंस कर रहा था। यहाँ पे रिलक्टेंस करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का अपोज रिलक्टेंस करेगा, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का अपोज रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। करंट का अपोज क्या करेगा, रेजिस्टेंस करता है, ठीक। ओके, तो आपको 3 डिफरेंसेस के बारे में आइडिया हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, दोनों सर्किट की बात करते हैं। मैं बार बार क्यों आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर बनेंगे, टेस्ट इंजीनियर बनेंगे, तो आपके सामने एक रहेगा मोटर, ठीक है। अब मोटर में प्रॉब्लम आ गई, ठीक, तो आपको मोटर की प्रॉब्लम चेक करनी है, तो कैसे चेक करोगे, जब आप करंट मेजर करने नहीं आएगा, आपको वोल्टेज मेजर करने नहीं आएगा, आपको रेजिस्टेंस मेजर करने नहीं आएगा, आपको
तो आप कैसे प्रॉब्लम चेक करोगे कि मोटर में प्रॉब्लम आ गई है या मोटर में कुछ इशू आ गया, वाइंडिंग जल गई है, ठीक है, वाइंडिंग जल गई है, जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सो आपको बेसिकली स्टार्टिंग तो मेजरमेंट से होती है। अगर आपको मेजरमेंट आएगा तो देन उसके बाद हम आगे चल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और वर्किंग की तरफ, ठीक। ओके, सो आप जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, तो फ्लक्स को हम मेजर करते हैं, ठीक है। वेबर, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, ठीक है, वेबर। अब एमएफ की एनआई होती है, एनआई मतलब एन मत देखो एमएफ किसे कहते हैं, अगर मान लो एक प्रकार आपके पास नंबर एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब एक वायर है, तार, मान लो कॉपर का वायर, आप कॉपर के वायर को इस तरह से रोल कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बना लो, उसको ऐसे रोल कर दो, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्न्स में उसको करोगे तो उस कॉपर के वायर का एक रिलक्टेंस होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा बट उसका एक रिलक्टेंस होगा, ठीक है, कॉपर के वायर का। तो आपको पता हो जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल का एक प्रकार का रिलक्टेंस होता है, ठीक। सो अब उसको आपने किया राउंड हो गया, वाउंड किया, मतलब कि गोलेट, मतलब कि स्पायरल कर दिया, स्पायरल किया। स्पायरल करने में दो टर्मिनल आएंगे, दोनों टर्मिनल पे हमने क्या किया, वोल्टेज दिया, ठीक है, वोल्टेज, दोनों टर्मिनल से आप क्या दोगे, वोल्टेज दोगे। तो वहाँ से करंट जाएगी, करंट गई आई। जब करंट आई नंबर ऑफ टर्न्स में फ्लो करेगी तो क्या जनरेट करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटोमोटिव, क्योंकि मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो फॉर्मूला एन आई होता है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स और आई मतलब करंट होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है आपको, करंट आई दी हुई है, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होगा आपका, एमएमएफ होगा, एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एन आई, क्या होता है, एन आई, ठीक। अब हम बात करते हैं फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या होती है, एक क्वांटिटी है। अब फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, वी डिवाइड बाई आई, ठीक है। कैसे होता है, अगर आप V इक्वल टू आई आर होता है, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ओके। सो आई आर इक्वल टू V हो गया, ठीक है। तो R की वैल्यू क्योंकि V डिवाइड बाई आई, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैंने गलत बोल दिया उधर, V डिवाइड बाई आई हो जाता है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस का। उसी तरह से रिलक्टेंस का, रिलक्टेंस को तो शो कर दें R सब्सक्रिप्ट में नीचे स्मॉल l होता है, तो रिलक्टेंस को शो कर दो, उसका फॉर्मूला होता है एन आई डिवाइड बाई फाइव, एन आई डिवाइड बाई फाइव का, एन आई मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब एम्पियर और डिवाइड बाई फाइव, फाइव मतलब फ्लक्स हो जाती है, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। इस तरह से हम रिलक्टेंस को फाइंड करते हैं। तो आपको मैग्नेटिक सर्किट आपके पास है, इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके पास है, दोनों सर्किट में आपको पता होना चाहिए, ठीक। सो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं जो होती, मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर को समझना है। तो मैग्नेटिक सर्किट, अब आपको पता है कि जब हम मोटर की वाइंडिंग करते हैं, मोटर की जो वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें वर्क करते हैं, ठीक है, आई थिंक आप लोग को देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स में क्या हो रहा है कि जब करंट जाती है, मान लो मोटर की हम बात करते हैं, मोटर में थ्री फेज सप्लाई दिया, करंट आई और करंट नंबर ऑफ टर्न्स में फ्लो की। जब करंट नंबर ऑफ टर्न्स में फ्लो की तो क्या प्रोड्यूस करेगी, फ्लक्स, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ एन आई प्रोड्यूस की। अब एमएमएफ है और रिलक्टेंस है तो फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाएगा, और ये फ्लक्स क्या करेगा, एक मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट करेगा, चुंबकीय बल क्षेत्र, मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। तो आपको पता है कि मोटर में एक रोटर होता है और एक स्टेटर होता है, रोटर और स्टेटर के बीच में गैप होता है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक गैप, एयर गैप, क्या कहलाता है वो, एयर गैप। अब अगर मान लो एयर गैप नहीं होगा तो मोटर और रोटर, स्टेटर और रोटर लॉक्ड हो जाएगा, तो लॉक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके बीच में क्या होना चाहिए, आपका एक एयर गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एयर गैप। तो
एयर गैप में क्या होता है जब 3 फेस हम सप्लाई देते हैं, मोटर को जैसे स्विच ऑन किया हमने, स्विच ऑन किया, ठीक है, मोटर को इंस्टेंट होता है 3 फेस सप्लाई आई, मतलब कि करंट आया और करंट तुरंत से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही जनरेट हुई, मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगे, रोटर को कट करेंगी। जब रोटर में कंडक्टर होगा, मतलब उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, स्टेटर में भी नंबर ऑफ टर्न्स होगा, मोटर में भी रोटर में भी नंबर ऑफ टर्न्स होगा। तो जब मैग्नेटिक लाइन नंबर ऑफ टर्न्स को कट करेंगी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा E = d∅/dt, ठीक है, L मतलब, ठीक है, N d∅/dt, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, फाई मतलब फ्लक्स, T मतलब टाइम। सो डिवाइड करेंगे हम वहाँ से, मतलब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड है। ईएमएफ के कारण अपने को एक फोर्स जनरेट होगा, 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होंगे, जिसके कारण रोटर जो होगा मोटर का वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ाना, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में आपको बताना जरूरी समझा, क्योंकि अगर आपको मैग्नेटिक सर्किट समझ में नहीं आएगा तो आपको ऑपरेटिंग प्रिंसिपल मोटर और जनरेटर के समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। सो हमने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, टर्न्स मतलब घुमाओ, ऐसे टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है, और उसमें आपने क्या किया, करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी तो मोटर के रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होता है उसमें मैग्नेटिक लाइंस आ जाती हैं, और मैग्नेटिक लाइंस आ जाने से मोटर और जनरेटर की वर्किंग उसी पर डिपेंड कर, मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए मोटर और जनरेटर के प्रिंसिपल को समझना है। आगे चल के अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ITI डिप्लोमा वाले होते हैं, मतलब हायर स्टडी करोगे तो आपको इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है, ठीक। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली, मैं आपको यही बताना चाहता था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में रिलेशंस क्या होते हैं। 3 क्वांटिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट में आपको MMF, फ्लक्स और रिलक्टेंस के बारे में आइडिया होना जरूरी है। अगर इनके बारे में आपको आइडिया होगा तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को आप समझ सकते हैं। और मैग्नेटिक सर्किट में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, फ्लक्स इंड्यूस होती है, इसी फ्लक्स के प्रोडक्शन के बेस पे हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है मोटर और जनरेटर का डिपेंड करता है। तो जो मोटर और जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर हमारा दोनों मोटर और जनरेटर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है कि अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है, उसमें करंट फ्लो कराया तो फ्लक्स जनरेट हो जाएगी। इस फ्लक्स के अगर पास में, चुंबक के पास में कोई और दूसरी वाइंडिंग है, कोई और नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसको लिंक कर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे वो मोटर हो गया, चाहे वो जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती हैं। तो जब हम आपको मोटर और जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे, अभी मैं बेसिक मैग्नेटिक सर्किट को बताया हूँ आपको। आगे आने वाली क्लास में, क्योंकि इसके बाद की क्लास बैटरी पे होगी, बैटरी पे बेस्ड 2 क्लासेस होंगी आपकी। एक क्लास में हम बेसिक बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसके टेक्निकल एनालिसिस, SOC, DO मतलब डेप्थ ऑफ चार्ज, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद की क्लास जो होगी उसमें हम मोटर और जनरेटर के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, या पहले जनरेटर या मोटर, ठीक है। सो आज की क्लास में जो बेसिकली हमने आपको बताया मैग्नेटिक सर्किट के बारे में और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। फिर से मैं क्लास एंड करने से पहले आपको बता दूं कि मोटर में जो मैग्नेटिक सर्किट होती है उसमें फ्लक्स होता है, रिलक्टेंस होती है, और आपका MMF होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, रेजिस्टेंस होती है और करंट होती है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसको मेजर कैसे करते हैं आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कल की क्लास जो होगी, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे बैटरी के बारे में। तो कल की क्लास में सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे बैटरी के बारे में, देन धीरे धीरे हम 2 to 3 लेक्चर्स में बैटरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। देन बैटरी सेक्शन के बाद हम मोटर और जनरेटर सेक्शन पे आएंगे। मोटर और जनरेटर सेक्शन के बाद फिर हम आएंगे कन्वर्टर सेक्शन पे। कन्वर्टर सेक्शन के बाद आएंगे फिर ऑक्सिलरी बैटरी, और इस तरह से हम एक एक टॉपिक को कवर अप करते हुए धीरे धीरे
आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। सो आज की क्लास में मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हमने आपको बताया। आप इसका रिवीजन कीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बैटरी के लिए इंटरेस्ट कीजिए। ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। टेक केयर।